हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोरिलेशन, सहसंबंध। बेसिकली हमें इसका कंसेप्ट समझना है। अभी तक हमने क्या किया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हमने क्या किया कि किसी पर्टिकुलर एक सीरीज का रिप्रेजेंटेटिव निकाला, उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, अपकिरण के माप। इसमें हमने क्या किया कि इस जो रिप्रेजेंटेटिव है इसका बाकी डाटा के साथ क्या रिलेशन है, बाकी डेटा से ये पास पास है या दूर दूर है, डिस्पर्स्ड कितना है, ज़्यादा डिस्पर्स्ड है या कम डिस्पर्स्ड है। अगर ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा तो ये वेल रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, कम डिस्पर्स्ड होगा तो वेल रिप्रेजेंट कर पाएगा। अब डिस्पर्शन की जरूरत क्यों पड़ी थी, हम समझ चुके हैं कि ज़्यादा डिस्पर्शन होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी लिमिट्स को सेट करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है, ये तो हमने बात करी अभी तक सिंगल सीरीज की, एक सीरीज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी सीरीज की। तो दूसरी सीरीज का भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव निकाला, ऐसे उसका। अब हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट भी या कमोडिटीज भी एक दूसरे पे, वस्तुएं भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो जब डिपेंडेंसी है तो इसमें डिस्पर्शन निकाल लिया, इस पर डिस्पर्शन निकाल लिया, तो डिपेंडेंसी है तो हमें उन दोनों पर रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे सपोज कर लीजिए आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम की सेल क्या होती है, सर्दियां आती हैं कम हो जाती है, गर्मियां आती हैं इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर और आइसक्रीम की सेल में कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन है। लेकिन अगर आइसक्रीम की बात करें ओनली तो कुछ ना कुछ डेविएशन जरूर होगा। टेम्परेचर की बात करें तो डेविएशन होता है। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है वो हम कोरिलेशन की हेल्प से समझेंगे। तो डिपेंडेंसी तो होती है डेली लाइफ में किसी न किसी पर प्रोडक्ट्स की, तो अब डिपेंडेंसी है तब उनमें रिलेशन निकालेंगे। और रिलेशन निकालने के बाद क्या होगा, जैसे दो दोस्त हैं, अब अगर ये दोनों दोस्त हैं तो एक अगर कुछ पूछेगा तो दूसरा रिप्लाई देगा, या दूसरा कुछ पूछेगा तो पहला रिप्लाई देगा। तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के बाद डिपेंडेंसी के बिहाफ पे एक की वैल्यू पता हो, दूसरे की निकालनी हो, तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, रिग्रेशन, प्रतिगमन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कोरिलेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिग्रेशन। कोरिलेशन में हमने उससे पहले एक टर्म पढ़ी थी कोवेरियांस, दो सीरीज का एक साथ वेरियांस, मतलब एक साथ डिस्पर्शन। वेरियांस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, डिस्पर्शन का जो मेजरमेंट था स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर। ठीक है, कोवेरियांस का मतलब दो अलग अलग सीरीज में एक साथ डेविएशन, ताकि हम उनका रिलेशन निकाल सकें। और आपको पता है कि डेविएशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी, याद हो, चार दोस्त मूवी देखने गए थे, इसलिए डेविएशन की जरूरत हमें पड़ती है। तो हम बात करेंगे किसकी, कोरिलेशन की। कोरिलेशन की सीधी सी डेफिनेशन क्या होती है, हम बात कर रहे हैं ओनली कोरिलेशन की, इसलिए मैं रिग्रेशन हटा देता हूं। रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एट अ टाइम। ये ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कोरिलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सहसंबंध। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लास्ट चैप्टर्स में तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लास्ट चैप्टर में भी तो हमने रिलेशन बनाए थे, आपने बोला था कि रिलेशन निकालने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हमेशा कोफिशिएंट की बात की जाती है। तो बिल्कुल सही बोला था, वहां पर भी यहाँ भी वही है। हम इसे बोलते कोरिलेशन है, लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन का मतलब कोफिशिएंट, रिलेशन हमेशा कोफिशिएंट से ही दिए जाते हैं। ओके, तो कोरिलेशन का इट्स सेल्फ मीनिंग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेकिन इसे डेली बोलचाल में, नॉर्मल लैंग्वेजेस में हम ओनली किससे मतलब रखते हैं, कोरिलेशन से। तो एक्चुअल में तो ये क्या होता है, सहसंबंध गुणांक होता है। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, हाँ कोरिलेशन निकालो। तो कोरिलेशन का अपने आप में क्या मीनिंग है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेकिन बोलते कैसे, ओनली कोरिलेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। लेकिन हमने क्या बात करी, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब वही टोटल अपॉन ऑप्टेन। जैसे सपोज 10 नंबर है, अब 10 में से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, और मिनिमम कितने आएंगे, 0 आएंगे। तो मिनिमम कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, 0, और मैक्सिमम कितनी होती है, 1। लेकिन यहाँ पर एक बात और है,
क्या रिलेशन नेगेटिव भी तो होते हैं, कोई दोस्त भी होता है, कोई दुश्मन भी होता है, कोई साथ साथ चलता है, कोई हमारा उल्टा चलता है। कई बार होता है ना कि तू तो ऐसा कर, मैं तेरा उल्टा ही करूंगा। तो रिलेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अगर कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू +1 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। ये इसकी क्या होती है, लिमिट्स होती हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। वैसे आप लोगों को सबने नोट्स बना लिए हैं, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट नोट्स ध्यान रखें। रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स एट अ टाइम दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक समय पर 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य में संबंध। हमारे सिलेबस में केवल 2 की बात करेंगे, हायर क्लासेस में मोर आता है, मतलब और ज्यादा का पूछता है। ठीक है, एट अ टाइम की मतलब ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, थ्योरी में पूछ सकता है। जैसे अगर हम आज की बात करें तो एक वेरिएबल आज का ले रहे हैं, एक वेरिएबल 2 साल पहले का ले रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना रिलेशन निकालेंगे। दोनों को क्या लेना पड़ेगा, एट अ टाइम, सेम टाइम पर लेना पड़ेगा। इसलिए किसकी इंपॉर्टेंस है, एट अ टाइम की। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा इसके बाद, दैट इज लिमिट ऑफ कोरिलेशन या लिमिट ऑफ आर की सीमा। आर की लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो लिमिट पता होना जरूरी है। अभी आपको बताया आर की लिमिट क्या होगी, सहसंबंध की सीमा, सहसंबंध की सीमा। तो सहसंबंध की सीमा क्या होगी, आर की वैल्यू होती है +1 से -1 के बिटवीन। क्या होती है, +1 से -1 के बिटवीन कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब +1 के -1 के बिटवीन भी इसके काफी सारे लेवल हैं, उन लेवल को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट से। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब अभी हमने डिस्कस किया था कि -1 से +1 के बिटवीन भी इसमें कोरिलेशन की काफ़ी वैरायटी होती है। वो वैरायटी क्या है, दैट इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की मात्रा। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर इसको मैं समझाता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले डिग्री क्या है, परफेक्ट। अगर आपके पास आर की वैल्यू +1 आ रही है, क्या आर की वैल्यू +1 आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। If value of r is -1 then it is known as perfect negative correlation, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। अगर आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.75 से 1 के बिटवीन आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, और माइनस में आ रही है तो हाई नेगेटिव। सिमिलरली 0.25 से 0.75 के बिटवीन मीडियम पॉजिटिव कोरिलेशन, मीडियम नेगेटिव कोरिलेशन। लो में 0 to 0.25 और -0 to -0.25। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट, हाई, मीडियम और लो। मीडियम या मॉडरेट भी बोल देते हैं, मध्यम प्रकार का। अगर आपके पास आर की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है, उसमें सहसंबंध का अभाव है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पर। ओके, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद ही नोट कीजिएगा। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है चेंजेस के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, चेंज के बिहाफ पर, परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन मतलब देखो इसमें क्या होता है, चेंज के बिहाफ पर 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। अब इसमें होता क्या है, देखिए जैसे एग्जांपल से समझते हैं, x और y 2 4 6 8 10 12 15 18, पहला एग्जांपल ये। दूसरा एग्जांपल इस तरह का 10 8 7 5 20 13 9 4, और तीसरा एग्जांपल इस तरह का 10 8 7 5 20 25 28 और 30। ओके, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो रही है, 2 4 6 8 इंक्रीज हो रही है। ओके, y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब x और y वेरिएबल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। मतलब x भी इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों की डायरेक्शन, चेंजेस की डायरेक्शन एक जैसी हो तो उस कंडीशन में कौन सा कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब देखते हैं यहाँ पर x डिक्रीज हो रहा है, y भी क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भाई क्या है, चेंजेस की डायरेक्शन क्या है, सेम है। भले ही दोनों कम हो रहे हो लेकिन चेंजेस की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ऐसी कंडीशन में भी कौन सा कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो कई बार आप क्वेश्चन में देखते ही बता सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शन है, अगर इस तरह का है 3 ऑप्शन नेगेटिव है, चौथा पॉजिटिव है, तो आपको बिना कैलकुलेशन के ये आंसर आ गया, ये ध्यान रखना। ओके, एक्स और वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे, जैसे जैसे x कम हो रहा है y बढ़ता जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो चेंजेस की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा कोरिलेशन होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब अगर चेंजेस सेम डायरेक्शन में हो, समान दिशा में परिवर्तन हो, तो इसका मतलब धनात्मक सहसंबंध, अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस हो मतलब ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, जैसे सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक की सेल जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो सर्दियों में क्या होता है, जैसे जैसे आपके सपोज टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर सर्दियों में कम होता है तो सेल भी क्या होती है, कम होती है। ओके, इस तरह से तो वो सेम डायरेक्शन में चेंजेज हुआ तो कोरिलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब दूसरी आती है डिपेंडेंसी के बिहाफ पर, या सॉरी ग्राफिकल ले लेते हैं। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है ग्राफ के बिहाफ पर, ग्राफिकल नोटेशन। ग्राफीय, ग्राफिकल या ग्राफ के बिहाफ पर कैसे होता है, जैसे देखो अगर हमारे पास हम दो ही वेरिएबल का, हमारे पास सिलेबस में दो ही वेरिएबल में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो दो वेरिएबल को हम दो एक्सिस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। अब जैसे सपोज करो कोई भी डेटा है हमारे पास आ गया, इनको ग्राफ पर तो प्लॉट कर ही सकते हैं ना, एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू, जहाँ दोनों की टक्कर होगी। और अगर हमने इसको ग्राफ पर प्लॉट किया और पॉइंट ए से आ गए एक स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट कैसे आ गए सारे, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव। अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया और पॉइंट कैसे आ गए, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, सॉरी स्ट्रेट लाइन में नहीं आए, किसी कर्व की फॉर्म में आ गए इस तरह से, तो भी कौन सा कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। लेकिन यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है और स्ट्रेट लाइन कैसे आती है, अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड मतलब सबसे नीचे वाली वैल्यू नीचे और बढ़ती बढ़ती ऊपर जा रही है, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज मतलब इसकी वैल्यू कम, इसकी बड़ी 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 बड़ी, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। और ऐसी कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होती है, +1। इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। स्ट्रेट लाइन कैसे, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउन टू अप, क्या, डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की ओर। अब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है लेकिन एक कर्व बन रहा है, और कर्व कैसा जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव तो है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो y की भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रही, एक कर्व की फॉर्म में आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो r की वैल्यू होती है वो 0 से तो बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। तो यहाँ r की वैल्यू क्या आएगी इस कर्व लीनियर के लिए, अपवर्ड डाउन टू अप में 0 to 1 के बिटवीन, इंक्लूडेड नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या आती है आपके पास, इस तरीके से एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू, ये अपवर्ड स्लोपिंग थी, एक हो जाएगी आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब डाउन स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो डाउन स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो r की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा यहाँ पर आ गया, ऐसे कोई डाउनवर्ड कर्व आ गया, तो r की वैल्यू क्या होगी, -1 से तो ग्रेटर और 0 से लेस। और दोनों ही कंडीशन में कौन सा होगा, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव। क्या बोलेंगे इसको, परफेक्ट नेगेटिव। लेकिन इन सारे ग्राफ में आपको पता चल रहा है कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है, लेकिन इस कर्व में क्या आप पता लगा सकते हैं क्या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, नहीं पता लगा सकते। तो ऐसी कंडीशन में r की वैल्यू क्या होगी, 0। दूसरा,
कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे इंक्रीज हुआ फिर वापस डिक्रीज होने लग गया, तो इसमें भी दोनों नेचर आ रही है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो इसमें भी ऐसी कंडीशन में भी आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर जा रही है तो परफेक्ट पॉजिटिव, या इसका उल्टा परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो लाइन नीचे से ऊपर जाएगी, डाउन टू अप, रिवर्स डाउन अप टू डाउन आ रही है तो परफेक्ट नेगेटिव। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व आ रहा है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 to 1 के बिटवीन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ढाल या प्रवणता। ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तीसरा जो टाइप आता है हमारा, वो आता है डिपेंडेंसी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, डिपेंडेंसी के बेसिस पर, डिपेंडेंसी निर्भरता के आधार पर, डिपेंडेंसी के बिहाफ पर। इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल, सरल सहसंबंध। दूसरा होता है पार्शियल, सेकंड क्या होता है, पार्शियल आंशिक, और तीसरा होता है मल्टीपल। थर्ड टाइप होता है दैट इज मल्टीपल, बहुल। ठीक है, अब तीनों में डिपेंडेंसी के बिहाफ पर होता है। जो सिंपल कोरिलेशन होता है ये निकाला जाता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स। किनके बिटवीन में निकाला जाता है, ओनली बिटवीन 2 वेरिएबल्स, x और y। केवल 2 चरों के मध्य में संबंध ज्ञात किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कोरिलेशन। हमारे सिलेबस में यही है। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, जैसे देखिए अभी कोई भी नई मूवी आती है, कोई भी मूवी आई हो, जैसे अभी दिल बेचारा आई है शायद सुशांत सिंह राजपूत की, तो मूवीज़ में क्या होता है, नॉर्मली आपको एक्टर या एक्ट्रेस का पता होता है, ज़्यादा उसके सिंगर का पता होता है या प्रोड्यूसर का पता होता है, जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज़ वगैरह इस तरह से। लेकिन क्या मूवी रोहित शेट्टी बनाता है या एक्टर या एक्ट्रेस ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मूवीज़ में और भी एक्टर हो या को एक्टर वगैरह सारे होते हैं, सिंगर्स होते हैं, लाइट मैन होता है, मेकअप मैन होता है, काफ़ी सारे उसमें पर्सन्स काम करते हैं। तो एक मूवी क्या होती है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, काफ़ी सारी चीज़ों फैक्टर्स पर डिपेंडेड करती है। मूवी के अलावा कुछ भी ले लो, जैसे आजकल बारिश का सीजन चल रहा है, रेनफॉल, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि जो किसान हैं वो बारिश के लिए तरस रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, फसलों का जो उत्पादन है, वो बारिश पर डिपेंडेड है। लेकिन क्या वो केवल बारिश पर डिपेंडेड है, नहीं, वो सीड्स की क्वालिटी, बीज की जो गुणवत्ता है उस पर भी निर्भर है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस पर डिपेंडेड है, फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेड है और बारिश पर डिपेंडेड है। तो नॉर्मल हमने 3-4 फैक्टर लिए हैं, तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन इतने पर डिपेंडेड है। लेकिन हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, हम सीड्स की क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, हम फर्टिलाइजर्स की बात नहीं कर रहे, हम तो किसकी बात कर रहे हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा, उत्पादन खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कम होगा, बहुत कम होगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, डिपेंडेंसी तो बहुत सारे फैक्टर्स पर है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल प्रोडक्शन और रेनफॉल की। सपोज कर लीजिए ये किसको बता रहा है, प्रोडक्शन को, और ये किसको बता रहा है, रेनफॉल को। तो पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है कि डिपेंडेंसी तो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर होती है, लेकिन बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम करके किन्हीं 2 में रिलेशन निकालना। 2 से ज़्यादा में भी चलता ही है, लेकिन फिलहाल आप यही ध्यान रखें कि बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम करके 2 में रिलेशन निकालना, दैट इज पार्शियल। मीन्स डिपेंडेंसी तो है काफ़ी पर, लेकिन हमने बाकी को कांस्टेंट मान लिया और रिलेशन किस में निकाल रहे हैं, केवल 2 में। और मल्टीपल की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ ही गई होगी, दैट इज मोर देन 2 वेरिएबल्स, मोर देन 2 वेरिएबल्स, 2 से अधिक चरों में सहसंबंध, 2 से अधिक चरों में। ठीक है, हमारे सिलेबस में ओनली सिंपल है, ये सारे पीजीज, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमकॉम वगैरह में आपको वहाँ इंपॉर्टेंट एक यूनिट पूरी की पूरी इसकी मिलती है। तो ध्यान रखना, सिंपल कोरिलेशन मतलब रिलेशन ओनली 2 बिटवीन ओनली 2 वेरिएबल्स। पार्शियल डिपेंडेंसी काफ़ी पर होती है, लेकिन रिलेशन हम किस में निकालते हैं, केवल 2 में। मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा में एक साथ कोरिलेशन निकालना। ठीक है, तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या पढ़े, जो मेन टाइप है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव।
पॉजिटिव का मतलब दोनों वेरिएबल में चेंजेस की डायरेक्शन सेम हो, दैट इज पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन हो दैट इज नेगेटिव। ओके, सेकंड थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ग्राफिकल के आधार पर, ग्राफिक आधार पर क्या है, स्ट्रेट लाइन आ जाए तो परफेक्ट, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब नीचे से ऊपर जाएंगे डाउन टू अप टू डाउन आएंगे तो नेगेटिव होगा। कर्व आ जाएगा तो कर्व लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, हाँ एक बात और लिखाना भूल गया, अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है, मैं लिखाना भूल गया, वहां पर लिख लीजिएगा, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है तो इसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। हमने नाम नहीं लिखा था टाइप का, लीनियर कोरिलेशन। और अगर आपके पास कर्व आता है या तो ऐसा या ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर, अरेखीय सहसंबंध। और इसको क्या बोलेंगे हम, रेखीय सहसंबंध। वहां पर लिख लीजिएगा, अगर आपके पास ग्राफ के बिहाफ पर दो टाइप का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर या कर्व लीनियर। स्ट्रेट लाइन आती है तो उससे क्या बोलते हैं, लीनियर। कर्व आ जाता है तो नॉन लीनियर। स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर आ जाएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव, और दूसरा क्या है इस तरह से, सॉरी पॉजिटिव। ओके, तो ग्राफ के बिहाफ पर ये दो टाइप का होता है। तीसरा होता है डिपेंडेंसी के बिहाफ पर, दो में निकालना है तो सिंपल, दो में निकालना है और बाकी को एज ए कांस्टेंट अज्यूम करते हैं तो पार, चलो दो से ज्यादा में निकालना है तो मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम करते हैं थोड़ी देर में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। हमने इसके डिग्री पढ़ ली, इसकी लिमिट पढ़ ली, इसके टाइप्स पढ़ ली। अब इसका मेजरमेंट कैसे करना है, तो इसके मेजरमेंट के कुछ मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्या है, जिस तरह का मर्ज उस तरह की दवा, मतलब जिस तरह की आपकी डिजीज होगी उस तरह का उसको ट्रीटमेंट देना है, तो उसी के बिहाफ पर ये टाइप बनाए गए हैं। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसको पढ़ेंगे कि कहाँ काम आता है। इसको नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन का यहाँ पर रखा गया हम, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक, नॉर्मल इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर फॉर रैंक। दैट इज नेक्स्ट है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, संगामी विचलन रीति, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर सी से। नेक्स्ट है स्कैटर डायग्राम। अभी जो आपने टाइप्स पढ़ा था लीनियर और कर्व लीनियर या नॉन लीनियर वाला, ग्राफिकल बिहाफ पर स्कैटर डायग्राम्स वही होता है, उस पर क्वेश्चन पुटअप होता है, ध्यान रखना। फिर है नेक्स्ट टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द्विमार्गीय आवर्ती सारणी। इन सभी में हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब ओनली एक्स और वाई, द्विमार्गीय टू वे का मतलब एक्स तो आएगी सही, एज वेल एज उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में आएगी, मतलब एक्स और एफ, वाई और एफ। तो जब x और y के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी आएगी तो उसका जो कैलकुलेशन होती है वो टू वे बनती है, एक टेबल बनती है पूरी। ये एग्जाम में आपके नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा, आपके ओनली इन चारों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। अब ये हमारे चार टाइप है मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन के। इसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग डालेगा दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, नोट कीजिए इनको। ओके, हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। सबसे पहला मेजरमेंट है कार्ल पियर्सन। ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए। कौन से टाइप के ऑब्जर्वेशंस के लिए, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। मात्रात्मक अब क्या हो गया, जैसे प्रॉफिट लॉस, सेल्स रेवेन्यू, हाइट डिस्टेंस, वेट वगैरह इस तरह के। तो इस तरह के मेजरमेंट जहाँ पर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में हम उसको मेजर कर सकते हैं, उन सारे मेजरमेंट में रिलेशन निकालने के लिए क्या काम आता है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, वो भी कार्ल पियर्सन की ही दी हुई टेंशन है हमारे लिए, वो भी कार्ल पियर्सन का है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ये भी कार्ल पियर्सन का है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पुटअप होता है कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट किस टाइप के डेटा में काम आता है। तो दैट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। मात्रात्मक समंकों में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हम कार्ल पियर्सन का यूज लेते हैं। अब ध्यान रखना, इसका मेन फॉर्मूला तो अलग है, लेकिन उस फॉर्मूले को बनाने में हमें टाइम लगता है। उस फॉर्मूले को बनाने के लिए जो इसका बेसिक फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले हम लिखेंगे आर
इसका जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है वो है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स इंटू वी वाई। इक्वेशन नंबर 1 क्या है ये? इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर है क्या चीज़ ये देखिए, वेयर, जहाँ सबसे पहले तो आपने ये सुना होगा या देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अभी इसी के क्वेश्चन हम करके आ रहे थे, एक्स व वाई का सहप्रसरण, एक्स व वाई का सहप्रसरण। वी एक्स क्या होता है? वी एक्स होता है वेरियंस, सुना ही होगा आपने, वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स का विचरण या एक्स का प्रसरण। ओके, वी एक्स का मतलब क्या होता है? वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स का प्रसरण या विचरण भी बोलते हैं। वी वाई का मतलब वेरियंस ऑफ वाई, वाई का प्रसरण। और वी एक्स लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर एक्स है तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर, वाई है तो सिग्मा वाई का स्क्वायर। ध्यान रखना, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना। ये जितनी इक्वेशन है उतने ही क्वेश्चन है, और नॉर्मली हमारे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाता है, 30 से 45 सेकंड के बिटवीन ये हो जाते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा देखिए, आपको कोवेरियंस डायरेक्ट मिलेगा, वी एक्स डायरेक्ट मिलेगा, वी वाई डायरेक्ट मिलेगा। आपको केवल क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। इसके क्वेश्चन में आपको सारे एक साथ दे दूंगा। ओके, अभी हम फॉर्मूले बना रहे हैं। अब देखिए, हमें पता है कि वी एक्स की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा स्क्वायर एक्स। वी वाई की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा स्क्वायर वाई। आई थिंक आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली होगी, मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूं। इसको सबसे पहले लिख लीजिए पॉज करके, उसके बाद में इसमें करेक्शन करने वाला हूं। ओके, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहां पर वी एक्स की वैल्यू पुट करी, क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर वाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया वी एक्स और वी वाई। अब स्क्वायर और रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना, ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? ओनली ऐसा कुछ, क्या? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आपके पास क्या क्या काम आ रहा है? आर काम आ रहा है, कोवेरियंस काम आ रहा है, सिग्मा एक्स काम आ रहा है, सिग्मा वाई काम आ रहा है। 4 चीजों से मिलकर ये फॉर्मूला बना हुआ है। आपको कोई सी भी 3 एग्जाम में मिलेगी, चौथी आपको निकालनी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आर इफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू -150, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 10 एंड वी वाई इक्वल्स टू आप ले लीजिए 225 या 400। ठीक है, अब देखिए, कोवेरियंस गिवन है, सिग्मा एक्स गिवन है, वी वाई गिवन है, लेकिन यहाँ तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई काम आ रहा है ना, तो वी वाई का मतलब क्या होता है? वी वाई का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर वाई, दैट इज 400। तो सिग्मा वाई कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, करिए, -150 अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू 10, सिग्मा वाई की वैल्यू 20, कट कर दीजिए, कितना आंसर आ गया? -7.5। ठीक है, सॉरी गलत कर दिया, 10 इंटू 20, 0 से 0 कट हुआ, -15 अपॉन 20, तो -5 3 जा 5 4 जा, -0.75 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारे जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यू मान के चलिए कोरिलेशन में से अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं फॉर्मूले में से आने वाला है। क्यों? रीजन आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज को ओनली फॉर्मूला में पुट करके और कैलकुलेटर चलाना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं हम। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे? हमें पता है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या होता है। जो एक्चुअल मीन मेथड पढ़ा था उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था समीशन डी एक्स बार डॉट डी वाई बार अपॉन एन, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं ना हम, तो पुट कर दीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर? समीशन डी एक्स बार डॉट डी वाई बार अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स
इंटू सिग्मा वाई, ये हमारी बनती है इक्वेशन नंबर 3। और dx बार का मतलब तो आपको पता है इसे, dx बार का मतलब क्या होता है x माइनस एक्स बार, और dy बार का मतलब y माइनस वाई बार। मीन्स अगर आप अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस निकालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हेलो, ओके। कई बार क्या होता है डिस्टर्बेंस आ जाता है तो इस वजह से रुकना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, इस फॉर्मूले में dx बार डॉट dy बार है। अगर आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे, n की वैल्यू दे, सिग्मा x की वैल्यू दे, सिग्मा y की वैल्यू दे, तो हमें ये लगाना है। अब इसको थ्योरेटिकल भी बोल सकता है। थ्योरेटिकल कैसे बोलेगा, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको थ्योरी में ऐसे लिखेगा लैंग्वेज में, एग्जाम में, सम, समीशन का मतलब सम, सम किसका, मल्टीप्लिकेशन का, सम ऑफ डेविएशंस, sum of deviations of x and y, sum of, सॉरी मल्टीप्लाई भी हो रहा है, sum of multiplication of deviations of x and y by mean। ठीक है, मतलब समांतर माध्य से x व y के विचलनों के गुणनफल का योग आपको ऐसे देगा। मतलब थ्योरी में भी बोल सकता है कि सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई बाय मीन। ध्यान रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस दो तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे, एक तो होता है अरिथमेटिक मीन से, दूसरा होता है अज्यूम मीन से। यहाँ dx बार का नोटेशन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का डिफरेंस किससे, x बार से, इसके एक्चुअल मीन से। क्यों, क्योंकि हमने कौन सा मेथड यूज में लिया है, एक्चुअल मीन मेथड। तो ध्यान रखना ऐसे भी दे सकता है। जैसे सपोज करो इसकी वैल्यू दे दी आपको 120, ऑब्जर्वेशन दे दिए 10, सिग्मा x दे दिया 4, सिग्मा y दे दिया 10। अब इसको सॉल्व कर लो तो r आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो ध्यान रखना ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट किसी की भी वैल्यू दे सकता है और आपको फोर्थ वैल्यू निकालनी रहेगी। इस फॉर्मूले में कितनी वैल्यूज काम आ रही है, 1 2 3 4 5, एनी 4 आपको गिवन रहेगी, फिफ्थ आपको निकालनी रहेगी। ठीक है, तो ये हुई इक्वेशन 3। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला पुट किया, वैसे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कह रहे हैं हमारा भी तो एक्चुअल मीन का फॉर्मूला है, वो भी तो रखो। तो बस हम अगला वही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जैसे कोवेरिएंस का हमने एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला पुट किया, वैसे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का एक्चुअल मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। ओके, ठीक है। अब देखिए हम इसका एक्चुअल मीन का फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, वो देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन 3 की, फ्रॉम इक्वेशन 3। एक्चुअल मीन का जैसे इसका फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन डी स्क्वायर एक्स बार अपॉन एन। सिग्मा वाई का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन डी स्क्वायर वाई बार अपॉन एन। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, समीशन डी स्क्वायर एक्स बार अपॉन एन, समीशन डी स्क्वायर वाई बार अपॉन एन। ठीक है, अब दो अलग अलग रूट को क्यों रखें, एक ही रूट हो जाएगा ना ये, और एन और एन, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, जब ये एन और एन स्क्वायर हो जाएगा तो रूट के बाहर आके क्या होगा 1 अपॉन एन, और एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इसकी हेल्प से आर का नया फॉर्मूला क्या आया, समीशन डी एक्स बार डॉट डी वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समीशन डी स्क्वायर एक्स बार, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना है, समीशन डी स्क्वायर वाई बार। ओके, ये फॉर्मूला हमारा बना।
अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप वापस देख लीजिएगा हमने क्या करा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर 3 में। नीचे 2n थे तो n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट के बाहर आते हैं n से n कैंसिल हो जाएगा, बचा ये वही हमने लिख दिया है। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड। और यहाँ पर जितने भी डी हैं वो किससे निकाले हुए हैं, डेविएशंस किससे निकाले हुए हैं, एक्चुअल मीन से, जो वास्तव में उसका माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन से। अब इस फॉर्मूले में क्या होगा, आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा और आर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये तो थे वो वाले फॉर्मूले, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये 4 फॉर्मूलेज के क्वेश्चन कार्ल पियर्सन के सबसे ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। क्यों, रीजन आपको मैं बता चुका हूं, इसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू देगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, और ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे, सीरीज दे दे, एक्स दे दे, वाई दे दे, तो आप क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कोवेरियंस अलग अलग निकालने नहीं बैठेंगे। तो अगर आपको सीरीज दे दे, एक्स दे दे, वाई दे दे, तो आपको क्या करना है, वापस सुनिए, अगर आपको इन 4 इक्वेशन में से डायरेक्ट वैल्यू दे सबकी, तो आपको 4 इक्वेशन में से फॉर्मूला यूज में लेने हैं। लेकिन अगर आपको सीरीज दे दे, एक्स की सीरीज दे दे, वाई की सीरीज दे दे, तो फिर इन चारों फॉर्मूलों को नहीं लगाना है। फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो हम पढ़ते हैं, वो सेम टू सेम स्टैंडर्ड डेरिवेशन की तरह ही चलेंगे। जैसे अभी हमने सारा डेरिवेशन कौन सा मेथड से किया, एक्चुअल मीन मेथड से, ऐसे इस डेरिवेशन को हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। तो उनसे क्या रिजल्ट आता है वो हमें हेल्प देगा सीरीज का कोरिलेशन निकालने में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं कार्ल पियर्सन के सीरीज वाले फॉर्मूले। सीरीज का मतलब समझ गए ना, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, 2 4 6 8, जैसे कोवेरियंस दिए थे ना मैंने क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन। तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो कार्ल पियर्सन के जो मेन फॉर्मूले हैं, अगर आपको सीरीज गिवन हो तो वो क्या है, पहला मेथड हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, एक्चुअल मीन मेथड, वास्तविक माध्य विधि, जिसमें जो डिफरेंस है वो किससे निकाले जाते हैं, एक्चुअल मीन से। डी एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, और डी वाई बार का मतलब क्या होता है, वाई माइनस वाई बार। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बात करें तो हमें इसको यूज कभी नहीं करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकते तो करना ही है। ठीक है, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। जैसे हमने एक्चुअल मीन से डेरिवेशन किया, सेम टू सेम सारा डेरिवेशन किससे होगा, शॉर्टकट से। आपको कोवेरियंस का शॉर्टकट का फॉर्मूला पता है, लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वही बताया था। एच डी का शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो देखिए, यहाँ पर होल स्क्वायर हम हटा सकते हैं, तो होल स्क्वायर कैसे हटेगा, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर। अब क्या एलसीएम आ रहा है आपके पास, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एन समीशन डी स्क्वायर एक्स माइनस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर भी एन स्क्वायर आता है, याद हो तो, किसके फॉर्मूले में, देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई अपॉन एन स्क्वायर। तो एक एन सिग्मा एक्स से मिलेगा हमें, एक एन सिग्मा वाई से मिलेगा, और एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचती है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कोवेरियंस के न्यूमरेटर की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन के न्यूमरेटर की वैल्यू सिग्मा एक्स की, और सेम टू सेम किसकी, सिग्मा वाई की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये डेरिवेशन आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई काम नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूला बनाना भूल याद रखना हो तो आपको ऐसे है। दूसरी बात, शॉर्टकट से डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कैसे बनता है आपको हमेशा ही पता है। यहाँ पर dx की जगह क्या कर दीजिए, x, तो r का फॉर्मूला क्या बनेगा, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई होल अपॉन, एक बार रूट में क्या, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, दूसरी बार एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर।
ठीक है। आपको जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले, सारे किससे करने हैं, इस मेथड से ही करने हैं, इस वाले मेथड से नहीं करने। क्यों? क्योंकि हमारे पास डी वगैरह निकालने का टाइम तोड़ना है, ना ही डी, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन कौन से मेथड से करने हैं, डायरेक्ट मेथड से। ओके, तो ये पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो ये हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन का अगर सीरीज हो तो 3 फॉर्मूले हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको यूज़ में लेना है वो लेना है डायरेक्ट मेथड है। इसके क्वेश्चन मैं आपके साइड में डाल दूंगा, साइड वाले उसमें, ठीक है, अटैचमेंट में, तो आपको ये करना है। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हो चुके हैं। सबसे बड़े फॉर्मूले यही हैं, रिग्रेशन के जो आएंगे उससे छोटे आएंगे। कार्ल पियर्सन के साइज में सबसे बड़े फॉर्मूले ये होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसके फॉर्मूले बनाना बहुत ईजी है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू।